नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो छात्र राजनीति से निकल के प्रदेश भर की राजनीति करता है, गांव ढाणी की राजनीति करता है, युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, हर तबके की आवाज़ उठाता है। एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो गांव ढाणी से निकल कर प्रदेश भर में पहुंचा और युवाओं की आवाज़ बना। एक ऐसे नेता जिनका नाम है छुटन जी यादव। छुटन जी, हम शुरुआत करते हैं आपकी छात्र राजनीति से लेकर आप जो गांव ढाणी और शहर की राजनीति तक पहुंचे, वहां तक का सफर कैसे तय किया और कैसा रहा? अभिषेक जी, हमने प्रारंभ से ही जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, उस समय से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और निरंतर विद्यार्थी परिषद के जो भी सकारात्मक कार्य थे, जो भी संगठनात्मक कार्य थे, उनके माध्यम से यहाँ आसपास के नौजवानों को जोड़ने का काम किया विद्यार्थी परिषद के साथ। और निरंतर हम संघर्ष करते रहे। काफ़ी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बंद थे। उसके बाद में 2010 में जब छात्र संघ चुनाव प्रारंभ हुए, तो 2010 में मेरे को विद्यार्थी परिषद संगठन ने छात्र संघ प्रत्याशी बनाया और मैं उस छात्र संघ चुनाव में विजय घोषित हुआ। वहीं से हमारी जो छात्र राजनीति की शुरुआत है। जी, आपने जैसे एबीवीपी की बात की, विद्यार्थी परिषद की, तो आपकी विद्यार्थी परिषद है वो बीजेपी का एक छात्र संगठन है और आपकी विचारधारा बीजेपी से मिलती जुलती है। तो फिर आपने आरएलपी में जाना क्यों उचित समझा और हनुमान बेनीवाल का क्यों साथ लिया? बिल्कुल अभिषेक जी, आपकी बात सार्थकता है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी का अग्रिम संगठन है। वो विद्यार्थियों के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विचारधारा की पार्टी है। हमने उनसे निश्चित रूप से जुड़ाव हमारा जीवन से रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टियों से अपने आप में एक गरिमा रहती है और अपेक्षा रहती है कि हमारे को अवसर मिले। वो अवसर हमें नहीं मिल पाया और बढ़ता हुआ जो इस राजस्थान की जनता और जनार्दन का जो जनाधार था, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के साथ था। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव थे, उससे पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और हनुमान जी बेनीवाल से हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके माध्यम से हम नौजवान आके चुनाव लड़कर इस जनता के सामने आगे आने का हमारे को मौका मिला। जी, अक्सर हम देखते हैं कि आपके एक छोटे से आह्वान पर चौमू की जनता आपके साथ आ जाती है। तो ये क्या छुटन जी यादव का एक वर्चस्व है या फिर कुछ और? बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निरंतर 2010 से 2022 के इस राजनीति सफर में निश्चित रूप से राजस्थान चौमू की आवाम के लिए मैं निरंतर नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा। 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलता हूँ और प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय की जो भी समस्या होती है, उन समस्याओं का समाधान करने का सार्थक प्रयास मेरा रहता है। इसीलिए नौजवानों को हुजूम है कि जब भी मैं एक छोटा सा आह्वान होता है या कोई प्रदर्शन होता है, तो नौजवान निश्चित रूप से अपने स्वयं के खर्चे से, स्वयं के विवेक से उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने आज़ादी के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी, उसी प्रकार से इस गरीब के बेटों को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। जी, छुटन जी, पिछले चुनाव की बात करें तो आपको करीबन 40,000 के मत मिले थे और अब आने वाले 2023 के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से अभिषेक जी, 2018 के चुनाव में बहुत नज़दीक से चुनाव में हारा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। निरंतर 2018 से 2023 का सफर तय होगा। उस सफर में जो भी बीच में जो चुनाव है, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, निश्चित रूप से हमने प्रत्येक चुनाव लड़ने का यहाँ के लोगों को अवसर दिया। और प्रत्येक उस अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति था, वो अपने आप से ऐसा ऐसा ही महसूस करता था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमें अवसर नहीं देती है। लेकिन तीसरी ताकत के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लोग जुड़े, तो हमने निरंतर हमारे 21 उम्मीदवार हमने नगर पालिका में प्रत्याशी बनाए। उनमें से एक प्रत्याशी हमारा जीता नगर पालिका के पार्षद के रूप में और लगभग 8-10 सीटों पे हम सेकंड स्थान पे रहे। वैसे ही हमने पंचायती राज चुनाव लड़ाए, तो पंचायती राज चुनाव में भी 17 सीटों पे हम लड़े और लगभग 25,500 हमें मत इस जनता ने दिए और लगभग 3 प्रत्याशी हमारे जीत के आए और 6-7 प्रत्याशी हमारे बहुत नज़दीक मुकाबले से हारे। निरंतर मैं पिछले 3 वर्षों से और 2023 का जो मुकाबला है, उसके लिए हम तैयार हैं, यहाँ के नौजवान तैयार हैं
और निरंतर ये कार्यशैली के तहत प्रत्येक गांव और ढाणी और शहर में जाने का मैं प्रयास करता हूँ। चाहे वो छात्र हितों की बात हो, चाहे आमजन से कोई जुड़ा हुआ मुद्दा हो, निरंतर मैं जनता के बीच में रहकर जनता की जो सेवाएं हैं वो करने का प्रयास करता हूं और समस्याओं का समाधान करने का कहीं ना कहीं प्रयास हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल, उनके माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयासरत रहते हैं। छुटन जी, एक चीज़ ये है कि हनुमान बेनीवाल जी का मारवाड़ और मेवाड़ में काफ़ी वर्चस्व है, और आप आते हैं इधर जयपुर शेखावाटी की साइड से, तो यहाँ पे आपको हनुमान बेनीवाल जी का आपके चोमू के क्षेत्र में कितना सपोर्ट मिला आम जनता के बीच में? देखो, मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल की, हनुमान बेनीवाल जी वो ताकत हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से इस राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आई है। अभी आपने इस सवाल के माध्यम से जो पूछा, आपको मैं बताना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हनुमान जी बेनीवाल इस प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में निरंतर बढ़ के उभर कर सामने आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आज तक जो पार्टियां, चाहे वो राजस्थान में बनी हो, चाहे बाहर की पार्टी आके यहाँ चुनाव लड़ी हो, लेकिन वो ज़्यादा दिन इस क्षेत्र में टिक नहीं पाई और डट के वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पाई। हनुमान बेनीवाल ने निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की वो तीसरी पार्टी और प्रथम पार्टी है, उसने पंचायती राज से लेकर जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रत्येक चुनाव लड़ाए। उसी की बतौर राजस्थान में लगभग आरएलपी के 3 से 4 प्रधान हैं, एक नगर पालिका का चेयरमैन है, 3 एमएलए है और आज एक एमपी है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजस्थान में तीसरे आवाम क्या हो सकता है। और रही जयपुर जिले की बात, मैं आपको बताऊं पिछले 2018 के चुनाव में चाहे बगरू, दूदू, चोमू, कोटपुतली और इसके अलावा चाकसू, इन सभी जगह आरएलपी के प्रत्याशी विधानसभा में रहे और उनको जो मत प्रतिशत है वो भी अच्छा मिला। 20,000 से बहुत सब प्रत्याशियों ने यहाँ अपने जो मत लेने का प्रयास किया और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का मेवाड़ और मारवाड़ में नहीं है, तो पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रभाव है। छुटन जी, आप यादव समाज से आते हो और यादव समाज में एक अहिर रेजिमेंट की जो मांग उठ रही है सेना के अंदर, तो इसको जो केंद्र सरकार है वो इसकी घोषणा क्यों नहीं कर रही है? इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अभिषेक जी, काफ़ी लंबे समय से अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर निश्चित रूप से पूरे देश में यादवों का एक आंदोलन चल रहा है। ये आप वाजिब बता रहे हैं कि निश्चित रूप से 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी के उस लड़ाई तक निश्चित रूप से यादवों ने अपनी शहादत दी है और वो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। प्रत्येक जाति और समुदाय की निश्चित रूप से हमारे जो भारतीय संविधान है उस संविधान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की जो टुकड़ियां और नफरियां जो बनी हुई हैं उसी के अंतर्गत अपनी जो रेजिमेंट की वो मांग, हक, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। हो सकता है कुछ एक मापदंड उनमें कम हो, उन मापदंडों की पूर्ति करते हुए भारत सरकार निश्चित रूप से इस बात को मानेगी और वो वक्त अब बहुत नज़दीक है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन की जो मांग चल रही है कि अहिर रेजिमेंट हमारा हक है, हम इसको लेकर रहेंगे। जिस समुदाय से मैं आता हूँ उस समुदाय के काफ़ी लोग इस देश के लिए बलिदान दिए, उन्होंने शहादत दी, तो उनका हक उनको मिलना चाहिए, ऐसे मेरे विचार है। जी, अब आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को और अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं राज टीवी 24 के माध्यम से प्रदेश नहीं पूरे देश के नौजवानों को यही आह्वान करना चाहूँगा और उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि नौजवान साथियों को निश्चित रूप से अपने परिश्रम की आवश्यकता है, मेहनत की अति आवश्यकता है। अगर आपको जीवन में जिस लक्ष्य की ओर बढ़ना है उस लक्ष्य के लिए परिश्रम अति आवश्यकता है, क्योंकि परिश्रम के बगैर वो लक्ष्य आप अर्जित नहीं कर पाओगे जिस लक्ष्य के लिए आपके विचार हैं और जिस लक्ष्य के लिए आपके परिवार ने, समाज ने, प्रदेश ने, देश ने आपसे कहीं ना कहीं आस और उम्मीद लगाए रखी है। तो नौजवानों से मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बने और एक अपना लक्ष्य बनाए, उस लक्ष्य के अनुसार मेहनत करेंगे और परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपका परिवार का, समाज का, देश का और प्रदेश का नाम रोशन होगा, आपका मान और सम्मान बढ़ेगा, तो हम सब लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। जैसे आपने नौजवानों की बात की, तो आज नौजवान है जो नशे की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नौजवानों को मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप गलत रास्ते पे नहीं जाएं और जो सही मार्ग है उस सही मार्ग पे और सत्यता के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य हमेशा परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और निश्चित रूप से अगर आप पूर्वजों द्वारा जो हमारे बताए मार्ग हैं
उन मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अपने जीवन में आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। और नौजवान जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्यता में जो हम देख रहे हैं कि नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप अपने इस विचारों को त्यागें और नशे की लत अपने जीवन में नहीं लगाएं, जिससे हमारे खुद का, परिवार का, समाज का नाम कहीं ना कहीं आहत समाज को पहुंचती है और अपने जो माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनका भी नाम खराब होता है। तो आप निश्चित रूप से नौजवानों से यह अपील करना चाहूँगा कि आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और अपने जीवन में परिश्रम करें, जिससे आपको सफलता मिले। जी, तो ये थे हमारे साथ छुटन जी यादव। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ T24 और आइए जुड़िए RJ T24 के साथ और एक समाज को नई दिशा देना काम करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।